नमस्कार, डीजीआना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति और आज हम बात करेंगे कोरोना की। लगभग 2 साल से कोरोना का दंश झेल रहे मध्य प्रदेश में अब कोरोना की स्थिति काफी कुछ नियंत्रण में है। हालांकि देश में अभी भी कोरोना के केस मिल रहे हैं, लेकिन बात करें मध्य प्रदेश की तो इस साल जनवरी में बहुत पीक पर कोरोना का समय देखा गया था। काफी बहुत ज्यादा मरीज सामने आए थे। अगर बात करें इंदौर की तो इंदौर में भी 3,000 के पार संक्रमित मरीजों की संख्या एक एक दिन में देखी गई थी, क्योंकि नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन था उससे संक्रमण की दर तो बहुत तेजी से दिखाई दी थी, लेकिन मौत का जो ग्राफ था वो काफ़ी कम था। काफ़ी खतरनाक ये वेरिएंट नहीं था और इसी के चलते अब इस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। अब कोरोना की स्थिति काफ़ी कुछ नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अब सभी प्रतिबंधों पे से प्रतिबंध हटा लिए हैं। इस पूरे विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी और उनके साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार तरुण तिवारी जी, जो इस पूरे विषय पर हमसे बात करेंगे। जी प्रवीण जी, अब काफी राहत भरी सांस ली जा रही है कोरोना के मद्देनजर, क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे विषय पर? जी बिल्कुल दीप्ति, आप सही कह रहे हैं क्योंकि राहत है और राहत इस बात की है कि कोरोना संक्रमण की दर जी। लगातार कम होती जा रही है। हम देख रहे हैं देश में जो है वो आज 16,051 नए कोरोना जी। संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश की बात करें तो 950 है और इंदौर की बात करें तो 58 नए जी। कोरोना संक्रमित मरीज है। ये सारा जो इंडेक्स है ये हमें राहत जरूर देता है, लेकिन अगर हम पूरे 2 साल के डेटा पे ऐसे मौके आए जब हमारे लिए स्थिति बड़ी गंभीर थी और हमने डीजीआना चैनल के माध्यम से लगातार जी। प्रयास किया कि विशेषज्ञ डॉक्टर के माध्यम से हम कोरोना की बेहतर स्थिति बता सके कि लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये समय समय पर डीजीआना ने अपने जी चैनल के बिल्कुल। माध्यम से बताया। आज हम प्रयास करेंगे कि 2 साल का ये जो कोरोना पीरियड रहा है ये किस तरीके से रहा है जी। पत्रकारिता के लिहाज से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रहा है कोरोना के समय सटीक जानकारी देना, सही जानकारी देना, लोगों को सही सूचनाएं पहुंचाना, ये पत्रकारिता का धर्म रहा है। और कोरोना में इंदौर जगत की पत्रकारिता ने काम भी किया है। हमारे साथ इस समय मौजूद है फ्री प्रेस के वरिष्ठ जी। रिपोर्टर तरुण तिवारी जी, और तरुण ने लंबे समय मतलब मार्च 2020 से लेकर अभी तक वो लगातार इसे कवर करते आ रहे हैं। और मेडिकल फील्ड की बात करें तो तरुण जो है वो लगभग 10 एक वर्षों से जो है वो जी। मेडिकल फील्ड को देख रहे हैं। तो हम तरुण, आपने मार्च 2000 जब मार्च 24 मार्च को पहले 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, उस समय से लेकर अब तक आप लगातार इस कोरोना महामारी को कवर करते आ रहे हैं। 3 फेज हमने देखे, क्या ऐसा देखा आपने इन 3 फेज में पूरे जब से लेकर मार्च 24 मार्च से अब तक? देखिए प्रवीण जी, जब सबसे पहले हमने नाम सुना था, जब इंदौर में कोरोना के सबसे पहले केसेस आए थे, जब ये बिल्कुल स्थिति इंदौर में जब सुना था कोरोना के बारे में कि इंदौर में कोरोना पहले पहले जब हम कोरोना में सुन रहे थे को ही सोचा था खबरें लॉकडाउन लगा दी, फॉलो किया जा रहा है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन वायरस पास हो आपके स्वैब से, आपके हवा से, तो उसके बारे में स्थिति बिल्कुल अस्पष्ट थी। जिस तरह से वुहान की स्थिति थी उसी तरह से जब हमने इंदौर में जब पहला केस जब हमने सुने कि ये पहला केस रिपोर्ट हुआ है, उस समय ये स्थिति थी इंदौर की कि एक पैनिक लाइक सिचुएशन थी कि कब क्या होगा, कब किसको कोरोना होगा, ये किसी को कुछ नहीं पता था। जब पहले केस आने के बाद प्रशासन मुस्तैद हुआ, उसी दिन से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। लॉकडाउन की स्थिति में भी ये माहौल था कि लोगों को पता ही नहीं था कि कोरोना होता क्या है। सबसे हम सिर्फ ये जानते थे, जो हमने स्टडीज़, फॉरेन स्टडीज़ हमने जो पढ़ी थी, जो वुहान की स्टडी हमारे पास आई थी या इधर उधर से जो स्टडीज़ हमारे पास आई थी, हमको वो ही पता था कि कोरोना होता क्या है। 24 मार्च के बाद उस समय ये स्थिति थी, 24 मार्च की अगर हम बात करें तो हमारे पास तो टेस्टिंग की भी कोई फैसिलिटी नहीं थी। इंदौर में अगर कोरोना, पूरे देश की बात करें तो इंदौर में अगर कोरोना टेस्ट करना हो तो पुणे सैंपल्स भेजे जाते थे, एनआईवी पुणे, दिल्ली एनसीडीसी सैंपल्स भेजे जाते थे और उन सैंपल्स की रिपोर्ट आने में हमको 3 दिन लगते थे। अब ऐसी बीमारी जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, जो ह्यूमन टू ह्यूमन पास ऑन हो रही है, उस समय जब ये माहौल था इंदौर में, धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में ही, लॉकडाउन लगने से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बर्डन था वो कंट्रोल करने की कोशिश की गई। धीरे धीरे हम लोगों मतलब प्रशासन, सरकार ने जो कोशिशें की, उसके बाद हम धीरे धीरे हमें पता चला कि कोरोना आखिर में है क्या। फिर उसके बदलाव, उसके कैसे रोका जाए, उस पर हम लोगों ने कार्य करना शुरू किया।
तरुण, हमने देखा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सब तो कोरोना नियंत्रण में काफ़ी प्रभावी काम करते रहे, लेकिन पत्रकारिता का क्या महत्वपूर्ण रोल रहा? देखिए, पत्रकारिता का महत्वपूर्ण रोल इसलिए रहा क्योंकि ये उस समय का दौर था जब हमको मालूम नहीं था कि कोरोना है क्या। ये सिर्फ सिर्फ प्रशासन, सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ उन लोगों के लिए खतरा नहीं, ये हम लोग जैसे हम लोग फील्ड पे पत्रकार हैं तो हम लोगों के लिए भी उतना ही खतरा था। इट वाज़ लाइक कि हम एक वॉर सिचुएशन में हैं। वॉर में तो हमको ये पता था कि कहाँ से गोली चलने वाली है, लेकिन हमको इस फील्ड में इस समय कोरोना के समय हमको ये नहीं पता था कि कहाँ से कब कोरोना इन्फेक्शन होगा और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये भी नहीं पता था। हमने जागरूक करने का प्रयास किया लोगों को। जागरूक करने का प्रयास बिल्कुल किया। सबसे पहले हमने ये बताया कि कोरोना से कैसे बचा जाए। इसके बारे में प्रशासन ने जो अपील की थी उसको मीडिया ने ही लोगों तक पहुंचाया। मीडिया ने ही लोगों को जागरूक किया कि किस तरह से कोरोना से बचा जा सकता है। सबसे पहला जो मैसेज लोगों में देने की कोशिश की गई, जो पत्रकारों द्वारा भी, हम लोगों द्वारा भी जो कोशिश की गई, वो ये की गई कि ये ऐसी बीमारी नहीं है कि ये अगर आपको हो गई तो आपका जीवन समाप्त होने वाला है। कोशिश यही की गई कि आप इससे लड़ सकते हैं, इससे बच सकते हैं। तो कैसे इससे बचा जाए उस पे ज़्यादा फोकस रहा, बनिस्बत कि ये बीमारी कितनी ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। आप मेडिकल फील्ड से लंबे समय से जुड़े रहे हैं तरुण, लेकिन महामारी कई और इससे पहले भी आ चुकी है। दशकों में एक बार हम देखते हैं कि इस तरह से रहती है। आपने सुना ही था, क्योंकि आपके जो पत्रकारिता का करियर है उस दौरान कहीं कोई इससे पहले ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये एक्सपीरियंस आपके और पत्रकार साथियों के लिए कैसा? ये एक्सपीरियंस आप बोलें तो अगर आप करियर की बात करें तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि हमको ये चीज़ें देखने को मिली, हमको ये चीज़ें समझने को मिली। हम फॉर्चुनेट हैं कि हमको ये समझने को लेकिन अगर आप जीवन की बात करें या लाइफ की बात करें तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि कोरोना यहाँ आया और कोरोना से हम लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हुए क्योंकि इसने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। कोरोना को इतनी क्लोजली देखना हम लोग, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए नई लर्निंग थी। हमको ये पता चला कि जीवन में और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। अपनी सुरक्षा के साथ कैसे काम करना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है, कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, ये हम लोगों ने इस चीज़ में। आपने काम की बात करी कि सुरक्षा के साथ पहली लहर आई थी तब किसी को कुछ पता नहीं था, दूसरी लहर उससे भयानक रही, तीसरी लहर ओमिक्रॉन का इफेक्ट रहा, वो इतनी नहीं रही, लॉकडाउन भी नहीं रहा। लेकिन पहले समय में जब काम करना, क्या आपको भी डर लगा था या परिवार की तरफ से? क्योंकि परिवार में कई बार हमने देखा कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी रोका परिवार वालों ने कि नहीं करना, पर आपकी एक जिम्मेदारी थी लोगों तक काम सही संदेश पहुंचाना। तो ऐसे में क्या कश्मकश थी परिवार और पेशे के बीच में? नहीं, ये बिल्कुल था। उस समय तो पूरा परिवार डरा हुआ था, सभी लोग डरे हुए थे कि जब सरकार ने लॉकडाउन किया है तो फिर हम लोग क्यों बाहर जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि हमको लोगों को जागरूक करना था कि आपको कैसे बचना है ये। और इसके लिए जो हमको प्रेरणा मिली वो हमारे डॉक्टर्स थे, हमारे नर्सिंग स्टाफ था, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे, जो लोग फील्ड पे रहकर लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। तो ये हम लोगों के लिए प्रेरणा थे और हम लोग भी इसी तरह उन लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कोशिश कर रहे थे कि कैसे लोगों को इन चीज़ों से जागरूक किया जाए, कैसे इस लहर को हम साथ में मिलकर लड़कर इससे बाहर निकलें। तरुण, एक और हमने महत्वपूर्ण देखा कि जब आप मेडिकल फील्ड में देखते हैं तो सामान्य कोरोना काल के पहले हमने देखा कि आप बेधड़क अस्पतालों में पहुंच जाया करते थे, डॉक्टर्स से उनसे बातचीत करना हो, मरीजों से कुछ समझना हो। पर ये कोरोना में इस तरह का कोई वो नहीं था, न किसी अस्पताल में जाने के लिए था। क्या उस समय मन में आपके भी डर था कि मैं अंदर कोरोना या अस्पताल में जाऊंगा? क्योंकि सच्चाई पता करने के लिए आपको फील्ड पर आना ज़रूरी था। तो ऐसे में मन में कुछ था ऐसा भय कि हम जाएंगे तो हम भी इफेक्टेड होंगे? नहीं, बिल्कुल ये भय मन में था। और ये जब भी आप अस्पताल जाते थे तो ये हमेशा मन में डर होता था कि कहाँ कब कैसे ये कोरोना आपको भी अफेक्ट करेगा। ये मन में खुद के डर से ज़्यादा परिवार के लिए डर था कि हम खुद तो इन्फेक्ट होंगे ही, हम इसके साथ ही हमारे परिवार या हमारे समाज के जितने भी लोग हैं जो हमारे टच में हैं उन लोगों को भी हम इन्फेक्ट करेंगे। हम मेडिकल रिपोर्टर्स के लिए एक छोटा सा, मतलब आप इसको प्लस पॉइंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक छोटी सी अवेयरनेस इसलिए रही कि हमने स्वाइन फ्लू के समय भी स्वाइन फ्लू के दौर में भी हमने रिपोर्टिंग की थी। और स्वाइन फ्लू भी इसी तरह कंटेजियस डिसीज़ थी, कैसे फास्ट वो स्प्रेड होती है। तो जब स्वाइन फ्लू आया तब हम लोगों ने ये चीज़ें देखी कि पीपी किट पहन के उसको अंदर जाना है, आइसोलेशन वार्ड बनाना है, आइसोलेशन में पेशेंट्स को रखना है।
जब वो चीज़ें हमने उस समय देखी थी, जब कोरोना आया तो ये बिल्कुल इंटेंस रहा। मतलब स्वाइन फ्लू में तो हमने जो 10% देखा होगा, उसका 100% कोरोना ने हमको दिखाया। उस समय जब हमको वार्ड में जाना था तो डबल मास्किंग, पीपी किट, ग्लव्स, ये सब चीज़ें पहन के जाने को पहले तो अलाउड नहीं था, क्योंकि डॉक्टर्स भी डरे हुए थे कि हम खुद नहीं जानते कि कब क्या होना है, तो फिर आप कैसे इसको कवर कर सकते हो। लेकिन बाद में जब ये जागरूकता आई, जब डॉक्टर्स ने भी सपोर्ट किया, डॉक्टर्स भी ये चाहते थे कि लोगों को ये पता चले कि ये इस लड़ाई से जीता जा सकता है। तो तब हम जब हॉस्पिटल्स में रहे, तब हमने जब देखा तो वो पूरी सुरक्षा के साथ ही वो संपन्न हो पाया, नहीं तो ये नहीं हो सकता। तरुण, आपने अभी एक बात की कि इसको जीता जा सकता है। ये कब हमें समझ में आया कि कोरोना को जीता जा सकता है? क्योंकि जिस समय पहली बार आया था, वुहान से जब निकला, देश में से होते हुए इंदौर तक पहुंचा, और ये जब पहला केस 4 आए थे, उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है ये कोई डॉक्टरों को भी पता नहीं था। तो ये कब समझ में आया डॉक्टरों को कि हाँ, ये ट्रीट किया जा सकता है? और शायद मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोरोना को अभी अब तक ट्रीट नहीं किया जाता, सिर्फ उसके जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। जब कोरोना इंदौर में आया था, जब बिल्कुल नई बीमारी थी, अभी भी डॉक्टर्स कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कोरोना अपने वेरिएंट्स बार बार बदलते रहता है, तो उसके जो गाइडलाइंस हैं ट्रीटमेंट की, वो हर बार बदलती हैं। हमने फर्स्ट लॉकडाउन में जो गाइडलाइंस देखी जी, वो चेंज होकर सेकेंड लॉकडाउन में हमको इंटेंस दवाइयों की ज़रूरतें पड़ी। लेकिन जो थर्ड वेव रही कोविड की, उसमें जो ट्रीटमेंट था वो बिल्कुल सामान्य ट्रीटमेंट पर पहुंच गया। उस समय जो ट्रीटमेंट और अभी जो ट्रीटमेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लोग अभी भी ट्रीटमेंट के लिए, अब बेसिक ट्रीटमेंट जो आपको सिम्टम्स हैं उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कोरोना का ट्रीटमेंट उस समय भी कुछ नहीं रहा था, अभी भी। जब कोरोना का दौर शुरू हुआ था, ट्रीटमेंट की हम जब बात करें तो डॉक्टर्स भी ज़ीरो थे, क्योंकि उसकी स्टडीज़ कुछ हो नहीं पाई थी। तो ये डर डॉक्टर्स में भी था, डॉक्टर्स ने भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही शुरुआत की थी, और उसके बाद ही हम लोग, सबसे पहला आपने बात की कि कब हम जीत पाए। देखिए, जब 24 मार्च को जब कोरोना आया था, जब तो ये लग रहा था, मतलब लोगों के बीच में ये माहौल था कि अब शायद दुनिया यहाँ ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हमने ये देखा था कि लोग एक दूसरे से टच भी नहीं हो सकते थे। आप अपने अगर कोई परिवार में भी पॉजिटिव है तो आप उसको भी नहीं मिल सकते थे, आपको उससे भी दूरी बना के रखनी थी। लेकिन जब अप्रैल का जो पहला हफ्ता आया, उस समय जो पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए, उन पेशेंट्स ने एक होप दी हम लोगों को कि अगर पेशेंट इससे ठीक भी हो सकते हैं। क्योंकि जो मार्च का पहला हफ्ता था, उसी पहले हफ्ते में हमने एक डेथ देखी थी इंदौर में, जो कि एक महिला की थी, वो चंदन नगर निवासी एक महिला की जो डेथ हुई थी। उसके बाद स्थिति और बुरी हो गई थी, लेकिन ये जो होप थी, जो रे ऑफ होप थी, वो हमको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मिली, जब कुछ पेशेंट्स डिस्चार्ज होना शुरू हुए। अप्रैल में मिली, जब कुछ पेशेंट्स डिस्चार्ज होना शुरू हुए। अप्रैल का जो लास्ट वीक रहा, उस समय हमने एक 100 ईयर ओल्ड वुमेन को भी डिस्चार्ज होते हुए, एमटीएच से डिस्चार्ज हुई। एक महिला, नेहरू नगर निवासी जो महिला थी, वो अरविंदो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई। और उस समय जो उनका जो उत्साह था, जो वो डिस्चार्ज होने के बाद जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, वो ही हम लोगों के लिए ताकत बनी कि कैसे इसको पार पाया जा सकता। तरुण, इस पूरे पेंडेमिक के दौरान कई नेगेटिव और कई पॉजिटिव न्यूज़ आपने कवर की होगी। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपने सबसे वर्स्ट क्या कवर किए, और पॉजिटिव एस्पेक्ट जैसे आपने अभी कहा कि होप ऑफ रेज रही, और जो 100 वर्षीय महिला है उसने हमको एक आशा जगाई। तो ऐसे बहुत सारी आपने पॉजिटिव की होगी, और नेगेटिव एस्पेक्ट सबसे ख़राब आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? देखिए, जब पहला कोरोना का माहौल हुआ था, जब पहला केस इंदौर में मिला था, जब लॉकडाउन था, जब तो हमको कुछ पता ही नहीं था। जो भी पॉजिटिव आता था, उसका पूरा परिवार को हम लोग जो प्रशासन वो आइसोलेशन सेंटर्स या फिर हॉस्पिटल्स में एडमिट करा रहा था। एक वो दौर ऐसा था जब थोड़ा सा डर था कि अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो पूरी कॉलोनी लॉकडाउन हो जाएगी, या पूरी कॉलोनी आपको बॉयकॉट कर देगी। लेकिन जो सबसे भयावह दौर था, वो दूसरी लहर थी कोरोना की, जो मार्च 2020 से शुरू हुई, और अप्रैल और मई में जो स्थिति थी 2021 में, वो इस तरह की स्थिति थी कि आप, हर दूसरा व्यक्ति आपको इसलिए ही फ़ोन कर रहा था कि उसको हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए। हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बुरी तरह से हिट हुआ था उस दौर में, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि किसी भी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल्स ऑलरेडी ओवरबर्डन थे, किसी भी हॉस्पिटल में एक बेड के लिए लंबी लंबी कतारें थीं। हमने खुद ने कई हॉस्पिटल्स के बाहर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन पेशेंट्स को लेते हुए देखा, और हमने कई पेशेंट्स को देखा कि वो हॉस्पिटल में इलाज समय पर न मिलने के कारण अपनी जान गंवाई। बाहर ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ भी हुई। सुपर स्पेशलिटी के बाहर ही हमने इस तरह के केस देखे थे।
तरुण, इसमें हमने एक और नेगेटिव जो चीज़ देखी वो रिश्तों को टूटते हुए हमने देखा। जो है वो बेटा पिता को अग्नि नहीं देने के लिए तैयार है, दूसरे कोई आकर कर रहे हैं। इस तरह की भी न्यूज़ आपने पूरे इसमें पैंडेमिक में कवर की। बिल्कुल, ये फर्स्ट वेव के दौरान भी ये रहा और सेकंड वेव के दौरान भी ये रहा, क्योंकि लोगों में इतना डर था, लोगों में, परिवारों में ये उम्मीद थी कि अगर किसी एक सदस्य को हो गया है तो वो 14 दिन जब हॉस्पिटल में रहता है, वो परिवार की उम्मीद उसी समय ऐसी रहती है कि अब कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस हॉस्पिटल से घर आएगा या ना आएगा। उस समय हमने ये रिश्तों को टूटते हुए देखा और बीमारी भी इसी तरह की थी। परिवारों में ये डर था कि जो चला गया वो तो चला गया, अगर हम उसके उसके इन क्रियाकर्मों में शामिल होंगे तो दूसरे जो सदस्य हैं उन पे भी ये असर होगा। तो ये इस तरह का ब्रेकडाउन हमने फैमिलीज़ में ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा देखा। हॉस्पिटल से कई बार ये सुनने को मिलता था कि जो लाशें हैं, जो लोग मरे हैं, उनका कोई क्रियाकर्म करने वाला नहीं है। इसमें नगर निगम और हॉस्पिटल प्रशासन ने ही इन लोगों का क्रियाकर्म कराने की व्यवस्था की। कई बार ऐसा हुआ कि परिवार से कोई नहीं मिला, सामाजिक संस्थाएं आगे आईं, कुछ हॉस्पिटल्स ने व्यवस्था की, नगर निगम ने व्यवस्था की, क्योंकि परिवार इतने डरे हुए थे कि वो चाहते ही नहीं थे कि अब हम किसी दूसरे सदस्य की जान को सांसत में डालें। सामाजिक संगठनों की आपने यहाँ जिक्र किया, और पेंडेमिक में इंदौर के सामाजिक संगठनों का जिक्र ना हो तो ये बेमानी होगा, क्योंकि जिस जिस जज्बे के साथ उन्होंने कोरोना की लड़ाई में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग दिया, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बिरला उदाहरण पूरे देश में होगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इंदौरियों की ये आदत रही है कि हम हमेशा अच्छा करें, हमेशा आगे रहें। इंदौर ने ये एग्ज़ाम्पल दिया पूरे देश को। जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, जब लोगों को ये नहीं पता था कि जो सडन लॉकडाउन हुआ उसमें जो जहाँ थे वो लोग फंस गए थे, कई लोग। तो इंदौर ने, जो इंदौर का बाईपास है, आपने भी देखा होगा, पूरे देश ने ये देखा था कि इंदौर के बाईपास पे पूरे इंदौर के सामाजिक संगठन हर व्यवस्था, वहाँ से गुजरने वाले राहगीर के लिए हर व्यवस्था के लिए तैयार थे। वहाँ आपको चप्पल से लेके कपड़े तक, खाने तक, आपके रहने का स्थान, आपके आराम करने का स्थान, हर तरह की व्यवस्था इंदौर ने प्रवासी लोगों को वहाँ पे उपलब्ध कराई थी। यही बात करें कि इंदौर में जो शहर में स्थिति थी, जो गरीब लोग थे, इंदौर में सबसे ज़्यादा राशन बांटा गया, सबसे ज़्यादा इंदौर में लोगों को खाना प्रोवाइड किया गया। हज़ारों लाखों की संख्या में रोज़ फूड पैकेट्स सामाजिक संस्थाओं ने बनाए, प्रशासन की मदद से उसको डिस्ट्रीब्यूट किए। तो इंदौर ने जो उदाहरण पेश किया था उस समय में, वो उदाहरण दूसरे शहरों ने फॉलो किया। इंदौर एक स्टडी के रूप में रहा दूसरे शहरों के देश में, और उस स्टडी के रूप में ही लोगों ने दूसरे शहरों में भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की कि कैसे सामाजिक संगठन लोगों की मदद कर सकते हैं। तरुण, हमेशा अपने लाइफ में, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें कुछ अचीवमेंट की बात होती है। पेंडेमिक में आपने कोई ऐसी स्टोरी की हो, हालांकि ये ज़रूर है कि पेंडेमिक की स्टोरी को हम अचीवमेंट के रूप में न उसको, लेकिन कोई ऐसा लगता है, कोई ऐसी स्टोरी आपने की हो जो लगता हो कि हाँ ये दिल को सुकून देने वाली रही? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण था कि हमें पेंडेमिक कवर करना पड़ा, क्योंकि पेंडेमिक देश में आया, हम लोगों को हिट किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन उस समय जो हमारी लर्निंग्स थी वो बिल्कुल लर्निंग्स बढ़ी, मेडिकल प्रोफेशन के बारे में लर्निंग्स बढ़ी, ट्रीटमेंट के लिए कैसे व्यवस्था होते हैं इनकी लर्निंग्स बढ़ी। स्टोरीज़ की आप बात करें तो वो दौर ये ऐसा था कि हर एक की स्टोरी लोगों के लिए अवेयरनेस थी, और ये हमेशा लगता था कि हम लोग कुछ लोगों को दे ही रहे हैं, सोसाइटी को हम कुछ लर्निंग्स ही दे रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो हम फील्ड पे फेस कर रहे हैं, वो सोसाइटी को हम लर्निंग्स दे रहे हैं। उस समय जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्चार्ज वाली जो स्टोरीज़ थी, जो पेशेंट्स डिस्चार्ज होते थे, इसी तरह से एक 29 दिन की जो लड़की थी, 29 दिन उसको पैदा हुए, जब वो पैदा हुई थी पहले दिन ही वो पॉजिटिव निकली थी, क्योंकि उसके माँ बाप पॉजिटिव थे। डॉक्टर्स ने उसकी सफल डिलीवरी कराई थी माँ की, उसके बाद बच्ची जो थी वो पॉजिटिव थी, और 23 दिन जब वो थी, जब उसको हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, और 29वें दिन जब वो डिस्चार्ज हुई, उस दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस दिन मदर्स डे भी था, और जो माँ अपनी बच्ची को कंधे पर रखकर उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी, तो वो जो इमोशंस थे, वो जो दृश्य थे, उस दृश्य ने इतनी ताकत हम लोगों को दी थी कि ये बीमारी हम लोग आसानी से जीत सकते हैं अगर हम खुद को भी सेटिस्फेक्शन हुआ होगा कि इस तरह की स्टोरी देकर हम लोगों को अवेयर कर। बिल्कुल रहा, क्योंकि उस दौर में सबसे ज़्यादा जो
पहले दौर में हम देख चुके थे कि कोरोना कैसे और किस तरह से फैलता है। दूसरे दौर में जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने थी कि प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों का कैसे इलाज किया जाए, क्योंकि जो दवाइयाँ हम एडल्ट्स को दे सकते हैं वो शायद बच्चों में काम ना करे, उनके लिए कैसे ट्रीटमेंट हो। तो एक नए बच्चे के लिए, ये डॉक्टर्स के लिए भी नया एक्सपीरियंस था कि न्यू बॉर्न बेबी का ट्रीटमेंट, और उस माँ के लिए भी कि जब उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमज़ोर थी और उसको कोविड ने अटैक किया, उसके बाद उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और बच्चा डिस्चार्ज हुआ। तरुण, हमेशा पैंडेमिक आए हैं इतिहास में, वो कुछ न कुछ सिखा कर गए हैं। ये पैंडेमिक क्या सिखा कर जा रहा है आपको, हमको, लोगों को, शासन को, प्रशासन को? देखिए, ये पेंडेमिक हमें ये सिखा के जा रहा है, अगर हम प्रशासन और शासन की बात करें तो सबसे पहले ये पेंडेमिक हमें ये सिखा के जा रहा है कि हमको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो हमारा देश का जो रूट है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हेल्थ सेंटर्स हैं, वही हेल्थ सेंटर्स हैं जिन लोगों ने जिन सेंटर्स ने हमको कोरोना में लड़ने में मदद की। जब हम इसकी मैंने एक स्टडी बात की थी, मैंने यूएस के कुछ डॉक्टर से बात की थी, तो उनका भी ये कहना था कि इंडिया में जो हेल्थ सेंटर्स हैं, जो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स हैं, वो ही हेल्थ सेंटर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं। यूएस में इन हेल्थ सेंटर्स की कमी के कारण, जो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स की कमी के कारण वहाँ पे हम लोग हिट हुए, वो लोग ज़्यादा हिट हुए। दूसरी चीज़ हमको जो लर्निंग्स मिली वो ये रही कि मेडिकल एडवांसमेंट और मेडिकल रिसर्च की बहुत कंटिन्यूस ज़रूरत है। वैक्सीन हम लोगों ने जल्दी बना ली, वो भी रिसर्च का ही एक दौर था। मेडिकल ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये दौर अब कभी भी आ सकता है, इसके लिए कभी मना नहीं किया जा सकता। जो सामाजिक रूप से जो लर्निंग्स मिली, वो ये लर्निंग्स मिली कि कैसा भी दौर आए, हम सबको इकट्ठा लड़के इससे पार पाना है। और ये ज़रूर है कि हम इससे किसी भी तरह से जब साथ में रहेंगे, जब अवेयरनेस रहेगी, तो हम किसी भी दौर को पास कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जिस तरीके से व्यक्ति तरुण ने बहुत सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से अध्ययन भी था तरुण का, क्योंकि फील्ड से जुड़े हुए पत्रकार हैं, हमेशा पैंडेमिक के दौरान फील्ड पर रहे हैं और उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया। वही उसी का जो है वो जज्ब इस लाइव में हम सुनने को मिला है। और तरुण ने जिस खूबी के साथ बताया कि अब हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में, ताकि अगर भविष्य में कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसको लड़ने के लिए सरकार के पास सामर्थ्य, ताकत हो। जी बिल्कुल प्रवीण जी, क्योंकि काफ़ी कुछ अनुभव तरुण जी ने यहाँ पर साझा किए हैं और बहुत अच्छा भी लगा है कि हर तरह के केस देखने को मिले हैं। लेकिन प्रवीण जी, मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने ये सवाल किया था कि काफ़ी हर तरह से कोरोना महामारी के लंबे समय अंतराल ने लोगों को हर तरह से तोड़ा है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो उनके लिए क्या कुछ तरुण जी संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी लोगों पूरी तरह से महामारी के जो ये भयावह स्थिति वो देखे थे, उससे वह अभी तक उभर नहीं पाए हैं। कोशिश कर रहे हैं, जागरूकता बढ़ी है, लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसा संदेश जो उनको और मोटिवेट कर सके? तरुण, हमने देखा कि आर्थिक पहलू पर लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई, मानसिक स्तर पर काफ़ी परेशानियां हुई, शारीरिक स्तर पर काफ़ी परेशानियां हुई। क्या कुछ लगता है सरकार को क्या किया जाना चाहिए ओवरऑल इस पे, क्योंकि आप मेडिकल के अलावा और बिजनेस क्षेत्र में भी देखते हैं, तो लगता है कि जो बजट में जिस तरह से 2 बजट इस दौरान हुए, केंद्र सरकार ने बहुत कुछ प्रयास किया कि लोगों को राहत दी जाए। अभी भी आपको लगता है कि अभी और ज़रूरत है कुछ ऐसे पैकेजेस जारी करने की, ताकि सामान्य हो सके ये सारे हालात? नहीं, देखिए, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा हम लोग बिखरे हुए हैं कोरोना के बाद से। क्या बिजनेसेस हों, क्या इंडिविजुअल्स हों, क्या घरेलू लोग हों, सभी लोग पूरी तरह से हिट हुए थे कोरोना में। सरकार ने जो सेकेंड लॉकडाउन के समय और फर्स्ट लॉकडाउन के समय जो अपील की थी, फर्स्ट लॉकडाउन में लोगों ने वो अपील को बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया था कि जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके लोग हैं, उनको कोशिश करें कि आप कम से कम कुछ मेहनताना दे सकें लॉकडाउन के बाद भी। सेकेंड लॉकडाउन में सरकार ने एक स्टेप लिया था, जो मॉनिटोरियम लोगों को प्रोवाइड किया था बैंक के थ्रू कि आप अपनी EMIs को पोस्टपोन कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी राहत थी सरकार के लिए, जनता के लिए। लेकिन अभी भी जो बजट्स आए, आप बात करें बजट्स की, तो बजट्स में सरकार ने बहुत कोशिश की, बहुत डिसीजन लेने की कोशिश की, वैक्सीनेशन को प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कोशिश की। लेकिन अभी भी हम लोग, जो हमारा GDP के अनुसार जो हेल्थ बजट होना चाहिए, वो बहुत कमज़ोर है। हमको सरकार को इस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और लोगों को ऐसी सुविधा मुहैया कराने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के जो दौर रहें तो लोग घबराएं नहीं और वो
आर्थिक रूप से भी ना टूटें। शारीरिक रूप से तो ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से हम उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से भी ना टूटें। इस नए चीज़ पे लोग सरकार को काम करना। मोदी सरकार ने एक काम तो बेहतर किया, अगर हम उनके कार्यों पर नज़र डालें, आयुष्मान योजना, क्योंकि जिस तरीके से विदेशों में फ्री मेडिकल स्कीम्स होती हैं, आयुष्मान उसी तर्ज का एक छोटा सा स्वरूप है। आयुष्मान योजना एक मील का पत्थर साबित होगा देश के लिए, क्योंकि आयुष्मान योजना से जो लोगों को मदद मिली है, आज भी कई सारे गरीब लोग जो इलाज से लिए तरसते हैं या जो इलाज उनको नहीं मिल पाता है, तो आयुष्मान योजना से उन्हें वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो प्राइवेट सुविधाओं में वो इलाज मिल जाता है। तो आयुष्मान योजना बिल्कुल बहुत अच्छी स्कीम है। लोगों को इसके लिए जागरूक करना भी ज़रूरी है कि वो आयुष्मान योजना के ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राही बन पाएँ जो उसके लिए एलिजिबल हैं। सरकार को भी इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार जिस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी तो एक लोगों में एक संबल रहेगा कि हम कम से कम जो आयुष्मान योजना है उसके थ्रू हम इंश्योर्ड हैं, तो हमको ये डर नहीं रहेगा आर्थिक रूप से कि अब हम कभी कोई ऐसी बीमारी आती है, कभी कोई ऐसी समस्या आती है, तो हम क्या करेंगे। तो जी। दीपिका, जिस तरीके से बताया कि तरुण ने कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बढ़ाना ही है, साथ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और समृद्ध होगा और मजबूत होगा, ताकि अगर इस तरह की कोई स्थितियां बनती हैं तो उससे जी लड़ा जा बिल्कुल सके। प्रवीण जी, इस पूरे विषय पर हमसे बात करने के लिए आपका और तरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी और उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार तरुण तिवारी जी, जिन्होंने इस पूरे विषय पर हमसे बातें की। बहुत सारे उनके अनुभव उन्होंने साझा किए। ये 2 साल कैसे कटे, क्या क्या स्थितियां लोगों ने फेस की हैं, वो सभी बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। हम आपको बता दें कि करीब 2 सालों से कोरोना महामारी का दंश झेल रहे लोगों में अब थोड़ी बहुत राहत भरी सांस ली है, क्योंकि बात करें देश की तो अब देश में, प्रदेश में और सभी जगह कोरोना के केस कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि संक्रमण का जो तीसरी लहर में खतरा बढ़ा था, हालांकि वह पीक पर गया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें राहत ये रही कि बहुत ज़्यादा मौत के आंकड़े सामने नहीं आए हैं। दूसरी लहर ने जैसी तबाही मचाई थी, वैसी तीसरी लहर में तबाही देखने को नहीं मिली, और अब लोग भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं, वैक्सीनेटेड हो गए हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। तो इसीलिए हम इस महामारी से कहीं न कहीं निजात पाने में अब समर्थ दिखाई दे रहे हैं। तीसरी लहर का प्रकोप भी अब कम होता जा रहा है। बात करें अगर फरवरी की, तो फरवरी के 19 से 20 दिनों में संक्रमण लगातार कम होता दिखाई दिया, और इसी का नतीजा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब सारी आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन फिर भी अभी संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन तो करते ही रहें और अपना ख्याल रखें। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीजीआना न्यूज़ के साथ।